गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में साइंस के ये हमने देखा कि किस तरीके से केप्लर्स लॉ ने तीसरा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब निकाला। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो नाम से क्या पता चल रहा है, कोई एक यूनिवर्सल लॉ है जो न्यूटन ने बताया है और वही लॉ को हम एक्सपैंड करेंगे और वही लॉ को हम देखेंगे कि किस तरीके से उस लॉ ने हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट M1 और M2, ये बात मैंने पहले भी की थी, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो उसने बोला कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट का और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हम डी मार्क करते हैं, ठीक है ना, तो ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ। मतलब फोर्स जो है ये इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। क्या बोला न्यूटन ने कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, ये है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई डी स्क्वायर, बराबर कि नहीं, ऐसा आएगा। हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये कांस्टेंट से रिप्लेस हो सकता है, तो F इक्वल्स टू G M1 M2 बाई डी स्क्वायर, जहाँ पर G बन जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हम एक्चुअली बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल नाम क्यों मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया अभी, क्योंकि पूरे दुनिया में इस G का वैल्यू सेम है और उसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आप इंडिया में भी यही वैल्यू है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी, एंटार्क्टिका में भी सेम वैल्यू है थ्रू आउट। G इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो अब हम लोग चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ से तुम लोग लिखना शुरू करोगे, तो लिखो, फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts every other object with definite force. This force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. ओके, तो क्या बोला मिला, देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये पहला पार्ट है। तो देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, बराबर। और सपोज ये डायग्राम है उसका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, ये M1 है और ये M2 है। तो लेट इट मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, एडिंग
1 and 2। ठीक है, तो बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई डी स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, G बिठाते हैं, G M1 M2 बाई डी स्क्वायर। G को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो इस G का वैल्यू लिखो तुम लोग 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, यूनिट का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो अब इस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने थोड़ा कैरी किया। ठीक है, और न्यूटन ने बोला कि अगर ये दो बॉडी है तो इन दोनों का फोर्स हमेशा सेंटर से सेंटर पे जाता है। ठीक है, और इस बारे में तुम लोग 12th में डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे कि हमेशा फोर्स सेंटर ऑफ मास के बीच में अट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच के सेंटर के बीच में अट्रैक्ट होगा। और अगर इसका मास को अगर हम लोग ने बढ़ाया, किसी भी इन दोनों में से किसी का भी मास हमने बढ़ाया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और अगर हमने किसी का मास घटाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है। क्यों फोर्स कम है? फोर्स क्यों कम है? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा। तो इस वजह से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जितना पार्टिकल पास आते रहेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो उसके बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पास पास बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता रहेगा, इसलिए उन लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन्स लॉ के बारे में देखा। ठीक है ना, अब कुछ बातें जिसने न्यूटन ने ये भी क्लियर की। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो, सर्कल हो चाहे वो स्क्वायर हो, इनका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट रहता है। इसका ये सेंटर पॉइंट है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का भी एक सेंटर पॉइंट है। अगर मैं किसी चीज़ को वापस इस स्क्वायर को काट के इतना सा एक हिस्सा निकालूं, इसका भी एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सारा वजन, एवरी पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, मतलब पूरी ताकत उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रहती है। ठीक है ना, तो हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही डेंसिटी रहती है। अगर मैं किसी कारणवश इधर प्रॉपरली इसको फाइंड आउट कर पाया तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नए टॉपिक में अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को दो हिस्से में तोड़ते हैं। वन इज यूनिफॉर्म, वन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? अब स्कूल में यूनिफॉर्म मतलब सब लोग एक ही पैटर्न का ड्रेस पहनते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई भी पैटर्न का ड्रेस पहनेंगे। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सेम स्पीड में मूव करेगा। ठीक है, मतलब हर टाइम के बाद
वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में समझो वही एक सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर कुछ टाइम बाद इधर है, फिर कुछ टाइम बाद इधर है, फिर कुछ टाइम बाद इधर है, तो दोनों में सेम स्पीड नहीं रहेगा, सेम स्पीड इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस भी नहीं रहेगा। ठीक है। समझ में आया सर्कुलर मोशन का दो पार्ट, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। तो अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट डिफाइन यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिखो व्हेन ए बॉडी सर्कुलेट्स along its orbit at constant speed covering equal distance at equal interval of time is called यूसीएम। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, बराबर, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। नहीं तो क्या होता, हर साल 365 दिन नहीं होता, एक साल 365 दिन होता, एक साल 360 दिन रहता अगर नॉन यूनिफॉर्म में रहता तो, लेकिन 365 दिन ही हमारा हर साल के अंदर रहता है। ठीक है ना। तो देखो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास क्या डिराइव करेंगे वो जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग क्या निकालने वाले हैं। देखो लिखो कंसिडर an object moving in a circular orbit with constant speed। ठीक है। तो समझो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और ये ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। तो हमने क्या पढ़ा था याद है फर्स्ट लेक्चर में, पहले वीडियो में? सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, एक अंदर की तरफ एक फोर्स रहता है। ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से देखेंगे? देखो F सेंट्रीपिटल, ये CP मतलब सेंट्रीपिटल, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mv²/r। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। ठीक है। लिखा सबने? वेयर m क्या होगा बोलो तो? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या होगा? वेलोसिटी। और r क्या होगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बराबर। तो समझो अब ये मैंने जो डायग्राम है ये हमारा अर्थ है और अंदर है सन। ठीक है। तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, लेट अस डिटरमाइन, प्रूव केप्लर्स थर्ड लॉ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर आता है ये प्रूव। ये हम लोग ने पहले ये डेफिनेशन लिख लिया पूरा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग ने यूसीएम का डेफिनेशन लिखा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखा और उसको कवर किया हम लोग ने। अब हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे इसके मदद से, इस थियोरी के मदद से। ठीक है ना। वापिस चलो, कंसिडर
अब ये केपलर ने किसके बारे में बताया था, याद है केपलर ने किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में बताया था, और उसका थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट के जगह पे कंसीडर ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit at constant speed। तुम लोग देखो यहां पर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स में जो कंसिडर पकड़ा है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट स्पीड। बस फर्क क्या कर दिया, केपलर्स थर्ड लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ हमारा प्लैनेट के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने प्लैनेट ले लिया, रिवॉल्विंग अराउंड द सन ले लिया इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट कांस्टेंट स्पीड। बराबर। तो आगे देखो मैं क्या करता हूं, स्पीड इक्वल्स क्या फॉर्मूला पता है हम लोगों को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर। तो ध्यान दो, तो अब यहां पर स्पीड मतलब हमारी होगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर। तो अगर कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, बराबर, ऐसा घूम रही है अर्थ हमारा सर्कल में, राइट, ऐसे ऐसे, तो हम यहां पर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, सर्कल में घूम रही है क्योंकि, और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, राइट। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, 2πr/t, हाँ या ना। क्यों 2πr/t, क्योंकि ये डिस्टेंस का वैल्यू हो गया, ये रहा सरकमफरेंस में कवर करता हुआ, और ये टाइम। बराबर। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने अभी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी इक्वल्स टू क्या देखा हम लोग ने, mv²/r, राइट। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेता हूं। अब इस v का वैल्यू मैं यहां पर आके सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m 2πr/t² बराबर। तो f इक्वल्स टू m 4π²r²/t² इंटू 1/r, ये घुमा दिया मैंने, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एक r कट जाएगा, तो f इक्वल्स टू m 4π²/t²। करेक्ट कि नहीं, करेक्ट है। तो देखो अब देखो आगे मैं क्या करता हूं, ध्यान दो। अब f इक्वल्स टू 4π²m और 1/t² को साइड में रखता हूं, रख सकता हूं। अच्छा यहां पे मेरा एक काम ये बच गया, एक सॉरी r बच गया है, ठीक है ना, r बच गया, सॉरी, ठीक है, 4π²m r/t²। अब देखो यहां पर तुम्हें पता है पाई एक कांस्टेंट है 3.14, उसकी वैल्यू कहीं नहीं चेंज होती, 4 भी एक कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है वो भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, सेम रहती है। क्या अर्थ का मास घूमते घूमते कम होते रहता है क्या, अर्थ बड़ा छोटा होता रहता है क्या, नहीं ना, तो मास भी कांस्टेंट रही। अब t हमारा क्या है, टाइम, ये चेंज हो सकती है। फोर्स ये भी हम देखेंगे, तो ये फोर्स अभी फिलहाल रहने दो, टी टाइम पीरियड हो गया, करेक्ट कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब ध्यान से देखना, हाँ, f इक्वल्स टू 4π²m बराबर, हम लोग इसको क्या करेंगे, r/t², ये है हमारा, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं,
इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, ये एक काम करते हैं, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 4π² इतना लिख लो, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड, ठीक है, 4π² m²r, ठीक है। तो ध्यान दो, मैंने क्या कर दिया, 4π² m²r/t² लिख लिया, वापिस वैसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई r², तो क्या बनेगा, 4π² m r³ बन जाएगा और ये t² r³ बन जाएगा, सॉरी r² बन जाएगा, r² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना ऊपर नीचे, यहाँ क्यूब क्यों बना, क्योंकि पहले से एक r बैठा हुआ था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ हमें क्या पता है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है बोलो तो, r³, तो t² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kr³, तो t²/r³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k, बराबर। अगर हम लोग उल्टा करें तो r³/t² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/k, बराबर। और यहां पर देखो अच्छे से r³/t² खुद बचा हुआ है, तो f इक्वल्स टू क्या होगा, 4π² m/r² इंटू 1/k, लिख सकता हूं ना। और अब ध्यान से देखो, इसमें से k कांस्टेंट है, बराबर, 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, करेक्ट। तो 4π² m/k इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हो, f इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई r²। जिस तरीके से उल्टा कांस्टेंट लिखते थे, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और याद है ये न्यूटन्स ने बोला था, न्यूटन लॉ है ये। और इस तरीके से हमने केपलर और न्यूटन के बातों को सही प्रूव किया, समझा। मतलब केपलर ने जो बोला न्यूटन के साथ वो सही है, ठीक है। तो न्यूटन ने केपलर के बात को अप्रूव किया, और इस तरीके से केपलर भी हमारा एक अप्रूव्ड बात दे दिया। वापिस बताता हूँ, देखो ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा चला, देखो क्या है। वापिस हम केपलर्स के थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। तो देखो हमें केपलर्स का थर्ड लॉ प्रूव करना है, और प्रूव करना है कि कैसे न्यूटन और केपलर की बातें सच थी। तो हम लोग ने एक प्लैनेट ले लिया रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। हम लोग ने डिस्टेंस को क्या लिया, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल लिया, क्यों, क्योंकि ये पूरा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल परफॉर्म कर रहा है 2πr, तो v इक्वल्स टू 2πr अपॉन t हो गया, v के जगह पर गया 2πr अपॉन t, तो बन गया 4π² r²/t²। हमने 1/r को साइड में ले लिया, एक r काटा, 4π² r/t², बरोबर। अब 4π² mr/t² का हमने नोटेशन ले लिया, पाई मतलब कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, t मतलब टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, तो 4π² mr/t² हम लोग ने लिख लिया, बराबर। हमने क्या किया, ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई किया, तो r² से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो r³ बन गया, और यहाँ पर r² अकेला ले लिया। तो केपलर ने क्या बोला था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, तो t² डायरेक्टली हटाया तो k बिठाया, t²/r³ इक्वल्स टू k हो गया, तो r³/t² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/k, तो मैंने साइड में ले लिया। 4π² m/r² इक्वल्स टू 1/k, तो ये 1/k कांस्टेंट हो गया, बराबर। तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, 4π² m/k को कांस्टेंट लिखेंगे, तो ये पूरे के जगह पर क्या चला जाएगा, कांस्टेंट चला जाएगा, तो कांस्टेंट बाई या r² अकेला पड़ गया, कांस्टेंट को उल्टा करके डायरेक्टली लिखा, और ये हमारे न्यूटन्स लॉ को प्रूव करता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।
बाकी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।